राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रशांत महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहती है और उनका प्रतिरूप किस तरह का है, गर्म और ठंडी जल धाराओं का प्रतिरूप किस तरह है, वो प्रशांत महासागर को घेरे हुए और प्रशांत महासागर को किस तरह से प्रभावित करती है, उनके आसपास के तटीय भागों को किस तरह से प्रभावित करती है, इसका अध्ययन आज हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराएं किस कारण से उत्पन्न होती है, इस बात को हम जानेंगे। तो सागरीय लहरें सागर तटीय भागों पर अपरदनात्मक कार्य में सबसे अधिक सहयोग करती है। सागर या झीलों में लहरों का आविर्भाव कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे महत्वपूर्ण होती है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति की वास्तविक प्रक्रिया को आज तक भलीभांति समझा नहीं जा सका, परंतु इस तथ्य पर आम सहमति है कि सागर में लहरों का जन्म किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के द्वारा ही होता है और सागरीय लहरों की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से जैसे वायुमंडलीय परिसंचरण और हवाओं की वजह से, हवाओं के चलने की वजह से सागरीय जल को धक्का लगता है और उससे सागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। विभिन्न घनत्व वाली दो विपरीत स्वभाव वाली जल राशियों के संचलन से भी धाराएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि कम वायु जल में जहाँ पर कम घनत्व है, तो कम घनत्व की ओर अधिक घनत्व वाले जल का दबाव बढ़ेगा और उससे धाराओं की उत्पत्ति हो सकती है। सागर तटीय क्षेत्रों में तटीय भाग को भूस्खलन या शैल राशि के गिरने से भी महासागरीय धाराओं का जनन हो सकता है। सागरीय तट में विवर्तनिक घटनाएं जैसे भ्रंशन, भूकंप आदि के कारण भी सागरीय धाराएं उत्पन्न हो सकती है। सागरीय तली में अंतः सागरीय ज्वालामुखियों के उद्भेदन, ये भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का एक कारण है। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और इससे ज्वारीय बल से तरंगें उत्पन्न हो जाती है, जिससे भी सागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो प्रशांत महासागर की धाराओं में हम सबसे पहले उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा का अध्ययन करेंगे। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि मैक्सिको के पश्चिमी तट से विषुवत रेखा के उत्तर में होते हुए ये फिलीपाइन तट तक जाती है और फिलीपाइन तट के बाद ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटर चूँकि इसके साउथ में रह जाता है, इसलिए ये इक्वेटर से उत्तर में होने के कारण नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहलाती है। और इसके दक्षिणी सीमा गर्मियों में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा सर्दियों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहती है। इस तरह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा सदैव विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रभावित होती है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, व्यापारिक हवाओं के प्रवाह से उत्पन्न यह धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। यह धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से प्रबल होती है। इसकी औसत गति 20 मील प्रतिदिन तथा अधिकतम गति 100 मील प्रतिदिन होती है। आगे बढ़ने पर यह बाईं ओर कई शाखा इससे आकर मिल जाती है, जिस कारण इसका जल का आयतन निरंतर बढ़ता जाता है। न्यू गायना के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। उत्तरी शाखा उत्तरी न्यू गायना के उत्तर में प्रति विषुवतीय धारा के रूप में जन्म लेती है। दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तट की ओर उन्मुख हो जाती है। प्रति विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धारा प्रति विषुवत रेखीय धारा कहलाती है। यह आप देख सकते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। व्यापारिक पवनों के कारण महासागर के पश्चिम भाग में जल का संचयन होने से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक सामान्य ढाल प्रवणता का निर्माण हो जाता है, जिस कारण ये जल धारा के रूप में ढाल के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। क्यूरोसिवो तंत्र में बहुत सारी जल धारा है। इसमें पहला क्यूरोसिवो की धारा, उत्तर विषुवत रेखीय धारा
फिलिपाइन के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरिसिओ धारा को जन्म देती है, जो कि फार्मूसा के रिपु तक प्रवाहित होती है और यह धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा से क्षमता रखती है। इसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तथा लवणता 35/1000 होती है। क्यूरोसिओ प्रसार एक शाखा पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हो जाती है और दूसरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह में आप देख सकते हैं ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह कैलिफोर्निया की धारा के साथ जाकर टकरा जाती है। इसके बाद है आयोसीगो की ठंडी धारा। आयोसीगो की ठंडी धारा को आप मानचित्र में देख सकते हैं। ये उत्तर में बेरिंग सागर से यानी अलास्का और एशिया के मध्य में होती हुई बेरिंग सागर से प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है और यहाँ पर क्यूरोसिओ की धारा से टकराती है। इसी तरह से क्यूराइल की ठंडी धारा भी यहाँ पर क्यूरोसिओ की धारा से आकर मिल जाती है। अगला है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे होते हुए ये एक ठंडी जलधारा है और ये आगे जाके प्रशांत महासागर के नीचे प्रवेश कर जाती है, क्योंकि ये एक ठंडा जल लाती है, जो कि ठंडा जल का घनत्व अधिक होता है और वो डाउन वेलिंग हो जाता है। अगली जलधारा है पेरू की जलधारा। तो पेरू की जो जलधारा है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा पेरू की धारा। पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, क्योंकि भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। क्योंकि इस धारा की चौड़ाई विस्तार बहुत अधिक है, इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर जाने पर तापक्रम बढ़ता जाता है। अगली है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। दक्षिण पूर्व की धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास आकर पहुंचकर विभाजित हो जाती है तो इसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण दिशा में बहने लगती है, जिस कारण न्यूजीलैंड इस धारा द्वारा घिर जाता है। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण विक्षेप तथा पछुआ हवा के कारण यह धारा मुड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होने लग जाती है। यह एक स्थायी और गर्म धारा है जिसने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट को काफ़ी दक्षिण तक तापमान को ऊंचा बनाए रखा है। पछुआ पवन धारा। अटलांटिक महासागर के समान ही प्रशांत महासागर में भी पछुआ हवाओं के प्रभाव से 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के आसपास एक प्रबल धारा पश्चिम से पूर्व की ओर तस्मानिया तथा दक्षिण अमेरिका तट के मध्य प्रवाहित होती है। अत्यधिक जल विस्तार तथा गरजती चालिसा के कारण यह एक प्रबल धारा है जो तीव्र गति से आगे बढ़ती है। सुदूर पूर्व में जाने पर 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। एक शाखा होर्न द्वीप से होकर अटलांटिक महासागर में चली जाती है तो दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़कर पेरू की धारा में मिल जाती है। अगला है अल नीनो ला नीनो। अल नीनो धारा को विपरीत धारा काउंटर करंट के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पश्चिम तट से 180 किमी की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसका विस्तार 3 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री दक्षिण तक रहता है। कुछ खास वर्षों में इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सुदूर दक्षिण छोर तक हो जाता है। ज्ञातव्य है कि पेरू तट के पास पेरू की ठंडी जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। पेरू का सागर तटीय भाग रेगिस्तान शरद काल में विषुवत के विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है। एल नीनो को जन्म इस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक होता है। एल नीनो गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्यतः 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। वर्तमान समय में एल नीनो को एक मौसमी घटना, एक वेदर इवेंट और फेनोमेनन कहा जाता है। एल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड यीशु शिशु, ला नीनो को एल नीनो की छोटी बहन के रूप में मान्यता दी जाती है। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर
जल के तापमान वृद्धि तथा ला नीनो का पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से जोड़ा जाता है। एल नीनो के प्रबल होने पर पेरू तट पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होती है, जिस कारण सागर तटीय भाग हरे भरे हो जाते हैं। इस धारा के सक्रिय होने पर पेरू तट के आसपास ठंडी जलराशि गर्म हो जाती है तथा वर्ष के प्रारंभ में अत्यधिक वृष्टि हो जाती है। एल नीनो के कारण पेरू तट के स्थलीय भागों तथा सागरीय भागों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक वृष्टि के कारण तटीय रेगिस्तान स्थलीय भाग हरे भरे हो जाते हैं। कपास, नारियल और केले की खेती होने लगती है, परंतु सागरीय भाग का जैविक सर्वनाश ओशियनिक बायोलॉजिकल डिजास्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ का जल गर्म हो जाता है। जल के गर्म होने का सागरी जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सागर के नितल पोषक तत्वों से युक्त ठंडी जल राशि का ऊपर की तरह आगमन होता है, जो प्लैंकटन की वृद्धि में सहायक होती है। एल नीनो के सक्रिय होने पर यह प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिस कारण पोषक तत्वों के अभाव में प्राथमिक उत्पाद, हरे पौधों का उत्पादन और प्लैंकटन का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण सागरीय आहार श्रृंखला भंग हो जाती है, और भंग होने के कारण सागरीय जीव खासकर मछलियाँ मरने लग जाती है, और मछलियों के मरने के कारण पक्षियों की संख्या भी कम हो जाती है। जिस साल एल नीनो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, उस साल पूर्वी प्रशांत महासागर के पूर्वी उष्णकटिबंधीय भाग में जल वृष्टि में औसत से 4 से 6 गुना वृद्धि हो जाती है, जबकि पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश आदि सूखे की चपेट में आ जाते हैं। 1997-98 में इंडोनेशिया के वनों में लगी भीषण आग की घटना एल नीनो के कारण जनित सूखे का प्रतिफल बताया जाता है। ला नीनो भी एक प्रतिसागरीय धारा है, काउंटर ओशियनिक करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिम प्रशांत महासागर के उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिम प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला नीनो बदल देती है और आर्द्र मौसम को जन्म देती है। ला नीनो के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान वृद्धि होने से बाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया व सीमावर्ती भागों में सामान्य से अधिक जल वर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। 1998 में ला नीना के अधिक सक्रिय होने के कारण सामान्य से बहुत अधिक जल वर्षा प्राप्त होने से चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रचंड बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी।